हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। तो आज हमारी ये सेकंड क्लास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। और जो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया था, ये आज दिसंबर 2019 के क्वेश्चन पेपर की सेकंड क्लास है। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, तो आप उसको भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अभी हमारे एग्ज़ाम में भी 1.5 मंथ बचा हुआ है, तो अभी हम सारा सिलेबस अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो आपने अगर कोई टॉपिक रहता है आपका या कोई फर्दर सब्जेक्ट भी रहता है तो भी आप उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है। न्यू डेट शीट के अकॉर्डिंग जो हमारा एग्ज़ाम है वो 11 नवंबर को है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो वो है गिवन द फॉलोइंग इक्वेशन। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। 142 बेस बी प्लस 112 बेस बी माइनस 2 इक्वल टू 75 बेस 8। फाइंड द बेस b। तो हमें इस b की वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्या होगी। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो मेथड हो सकते हैं। जिस भी नंबर को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं पावर में, जो भी हमें बेस गिवन होता है उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम हिट एंड ट्रायल को अप्लाई कर सकते हैं कि जो हमें ऑप्शंस गिवन हैं उन ऑप्शंस को 1 बाय 1 इस इक्वेशन में पुट करके देखो, और फिर उससे आपका जिस भी आंसर से आपका राइट आंसर मिलता है, आपको दोनों साइड राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल मिलते हैं, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे जो हमारा सिंपल मेथड है उस मेथड को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। तो जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, 142 बेस b प्लस 112 बेस b माइनस 2 इक्वल टू 75 बेस 8। अब जो रेंज का फॉर्मूला होता है, रेंज हमारी कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। अगर हमारा बेस होता है r तो रेंज होती है 0 1 अप टू r माइनस 1, यानी कि बेस से एक कम तक नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं उस पर्टिकुलर बेस की रेंज में। तो इससे हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जो हमारा नंबर है 142, अब यहाँ पे हाईएस्ट नंबर है 4 और बेस है b। दैट मीन्स जो b बेस होगा वो बड़ा होगा 4 से। ठीक है, इससे आपको ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि जो b है वो हमारा 4 से बड़ा होगा। अब इस पार्ट से हमें क्या पता चल रहा है, 112 मीन्स जो बेस होगा यहाँ पे b माइनस 2, उसकी वैल्यू 2 से बड़ी होगी, 2 लेस देन b माइनस 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, ये 2 अगर इधर आता है तो 2 प्लस 2 लेस देन b मीन्स सेम 4 लेस देन b। तो यहाँ से हमें एक तो आइडिया मिल गया कि जो हमारा बेस है वो ग्रेटर देन 4 होगा। तो बेस जो है वो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो अब यहाँ पे 3 2 ये ऑप्शन तो हमारे वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। बचता है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इनको हमें ट्राई करके देखना पड़ेगा, या तो इस बेस की जगह पे एक बार 6 पुट करके देख लो, एक बार 5 पुट करके देख लो, और जिनमें दोनों से हमारे इक्विवेलेंट आ जाए वो हमारा आंसर होगा। अदरवाइज़ इस इक्वेशन को पूरा हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं एक बार। 142 बेस है b, तो ये पावर में चलेगा, बेस b की पावर में 0 1 2 प्लस 1 1 2 बेस b माइनस 2 है 0 1 2 इक्वल टू 7 5 0 1 बेस है 8। तो इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, 1 इंटू बी रेस टू पावर 2 प्लस 4 इंटू बी रेस टू पावर 1 प्लस 2 इंटू बी रेस टू पावर 0 प्लस 1 इंटू बी माइनस 2 का पावर 2, क्योंकि ये बेस है b स्क्वायर, प्लस 1 इंटू बी माइनस 2 प्लस 2 इंटू बी माइनस 2 की पावर 0 इक्वल टू 7 इंटू 8 रेस टू पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 रेस टू पावर 0। इस इक्वेशन का तो आप सबको पता होगा, ये इक्वेशन
कैसे यहाँ से यहाँ तक आई है, हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। और डेसिमल के लिए क्या होता है, यहाँ पे जो भी हमें बेस गिवन है उसकी पावर चलेगी। अब इस इक्वेशन को हमें जस्ट सॉल्व करना है। बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस 2 इंटू बी की पावर 0 1, तो प्लस 2 प्लस 1 इंटू बी माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला भी आप सबको पता होगा जो हम छोटी क्लासेस में स्टडी करते हैं, a माइनस बी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हमें ओपन करना है, मीन्स b स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 माइनस 2ab। तो 2 इंटू a यहाँ पे b है और b यहाँ पे 2 है, दैट मीन्स 2 इंटू बी इंटू 2। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4b। अब यहाँ तक का सॉल्व हो गया। उसके बाद आगे क्या है, b माइनस 2 प्लस b माइनस 2 की पावर 0 1 प्लस 2 इक्वल टू 7 8 ज़ा 56 प्लस 8 की पावर 0 1 प्लस 5। तो 4b प्लस b माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 61। तो अब जो भी इसमें से कैंसिल होगा उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, बाकी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 4b प्लस का है, 4b माइनस का है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे एक 2 माइनस है, एक 2 प्लस है, ये भी कैंसिल हो गया। अब बाकी हमें क्या बचता है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस b प्लस 2 प्लस 4 मीन्स प्लस 6 इक्वल टू 61। अब 61 को इधर अगर हम लेके आते हैं, 2b स्क्वायर प्लस b, तो प्लस 6 माइनस 61 माइनस 55 इक्वल टू 0। अब हमारी ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन से अगर 2 इंटू 55 110, तो 110 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो 2b स्क्वायर प्लस 11b माइनस 10b माइनस 55 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा आया b कॉमन, 2b प्लस 11 माइनस यहाँ से आया 5 कॉमन, 2b प्लस 11 इक्वल टू 0। तो 2b प्लस 11 इंटू b माइनस 5 इक्वल टू 0। अब 2b प्लस 11 इक्वल टू 0 और b माइनस 5 इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आई, माइनस 11/2। अब जो बेस है वो माइनस में नहीं हो सकता, यहाँ से हमारी b की वैल्यू आई 5। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो या इस पार्ट के लिए हमारा बेस 5 होगा और इस पार्ट के लिए 5 माइनस 2 मीन्स 3 होगा। हमें सिर्फ b की ही वैल्यू बतानी थी, तो b किसके इक्वल आया, 5 के। तो ये मेथड आप सबको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन CPU टाइम स्लाइस ऑफ 2 नैनोसेकंड। CPU के लिए जो टाइम स्लाइस है वो गिवन है 2 नैनोसेकंड एंड फॉलोइंग लिस्ट ऑफ प्रोसेस। ये हमें प्रोसेस की लिस्ट गिवन है, प्रोसेस P1 P2 P3। अराइवल टाइम गिवन है 0 2 5, बस टाइम गिवन है 3 4 5। फाइंड द एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम यूजिंग राउंड रॉबिन CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। हमें कौन सा एल्गोरिदम अप्लाई करना है, राउंड रॉबिन। तो राउंड रॉबिन के लिए जब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो क्या होगा, टाइम क्वांटम कितना गिवन है हमें, 2 नैनोसेकंड। और जब हम जाइंट चार्ट बनाना शुरू करेंगे इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम के लिए, तो वो 0 से स्टार्ट होता है हमारा टाइम स्लाइस। तो 0 टाइम पे हमारी रेडी क्यू के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस हैं, तो 0 पे है हमारी P1 प्रोसेस रेडी क्यू में है 0 स्टेट पे। तो सबसे पहले CPU किसको मिलेगा, P1 को। और कितने टाइम के लिए मिलेगा, 2 नैनोसेकंड के लिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम क्वांटम गिवन है और राउंड रॉबिन
टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग वर्क करता है, जितना टाइम क्वांटम होगा उतनी ही देर उसको CPU मिलेगा। तो P1 को 2 टाइम्स के लिए CPU मिल गया, उसका जो बर्स्ट टाइम है वो बच गया 1, और 0 से 2 तक इसको CPU मिला हुआ है। और जब P1 को 0 से लेके 2 टाइम्स तक CPU मिला हुआ है, उस टाइम पे 2 टाइम पे प्रोसेस P2 भी रेडी क्यू के अंदर आ चुकी है। अब P2 प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर आ गई, लेकिन P1 का कंप्लीट वर्क नहीं हुआ है, तो ये दोबारा से रेडी क्यू में लग जाएगा, क्योंकि इसको और भी CPU चाहिए 1 टाइम के लिए। अब P2 की टर्न आएगी, P1 के बाद P2 की टर्न। P2 को भी कितनी देर के लिए CPU मिलेगा? 2 टाइम्स के लिए। तो P2 का बर्स्ट टाइम था 4, 4 - 2 2, और 4 जब तक P2 वर्क करेगा तब तक हमारी कोई और प्रोसेस CPU के अंदर रेडी क्यू के अंदर नहीं आई है। अब P2 का भी बाकी टाइम बचा हुआ है, तो P2 यहाँ से मूव करके दोबारा से रेडी क्यू में लग जाएगी। अब किसकी टर्न आ गई? P1 की। अब P1 को कितनी देर चाहिए CPU? 1 टाइम। तो यहाँ पे टाइम क्वांटम 2 नैनोसेकंड है, लेकिन उसको टाइम चाहिए ही 1, तो 1 ही अलॉट होगा। तो 4 to 5 P1 चलेगा, और P1 का जो बर्स्ट टाइम है वो कंप्लीट हो गया है, तो P1 चला जाएगा रेडी क्यू से बाहर। और जब P1 4 to 5 CPU मिला हुआ था P1 को, तो उस टाइम पे P3 हमारी जो है वो रेडी क्यू के अंदर आ चुकी है। अब किसको CPU मिलेगा? P2 को। तो 5 to 7 P2 को मिला, और P2 का भी CPU कंप्लीट हो गया बर्स्ट टाइम, ये भी अपनी प्रोसेस से बाहर चली जाएगी रेडी क्यू से। उसके बाद टर्न आती है P3 की। तो P3 को 5 टाइम्स चाहिए, 2 नैनोसेकंड हमारा टाइम क्वांटम है। 7 to 9 3 बर्स्ट टाइम, फिर से P3 9 + 2 11, फिर 1 टाइम्स चाहिए, तो P3 12। तो यहाँ तक हमारा जॉइंट चार्ट रेडी हो गया है। अब बस इसका हमें निकालना है टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम के लिए हमें उससे पहले क्या फाइंड करना होगा? कंप्लीशन टाइम, जो कि हमने फाइंड कर लिया है। अब P3 का कंप्लीशन टाइम क्या आया? 12। P2 का कंप्लीशन टाइम 7। कंप्लीशन टाइम मीन्स किस टाइम पे CPU से बाहर हुई है वो प्रोसेस। P1 का कंप्लीशन टाइम 5। अब हम निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम, और जो टर्न अराउंड टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। और वेटिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो वेटिंग टाइम से पहले हमें टर्न अराउंड टाइम निकालना पड़ेगा। तो टर्न अराउंड टाइम क्या आया? 5 - 0 5, 7 - 2 5, 12 - 5 7। देन उसके बाद हम फाइंड करेंगे वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम 5 - 3 बर्स्ट टाइम 3 था, तो 2, 5 - 4 1, 7 - 5 2। अब हमें निकालना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज निकालना है, तो इन सब का करेंगे प्लस। तो टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या आएगा? 5 + 5 + 7 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस मीन्स 3 प्रोसेस। 5 + 5 10 + 7 17 डिवाइड बाय 3 मीन्स 5.66 हमारा क्या आ गया? एवरेज टर्न अराउंड टाइम। और एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा? 2 + 1 + 2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस 5/3 मीन्स 1.66। तो यहाँ पे हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम 5.66 और एवरेज वेटिंग टाइम 1.66। तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई थिंक आपको राउंड रॉबिन CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम समझ आ गई होगी कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से जब CPU शेड्यूलिंग से क्वेश्चन आता है तो या तो राउंड रॉबिन पूछता है या फिर SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लेट G = VTSP be any context free grammar without any null production
और यूनिट प्रोडक्शन, ना ही तो नल प्रोडक्शन है और ना ही यूनिट प्रोडक्शन है। लेट के बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंबल, के क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंबल ऑन राइट ऑफ एनी प्रोडक्शन इन पी, मीन्स कोई भी अगर प्रोडक्शन रूल है हमारा x टू y, तो राइट साइड में कितने नंबर ऑफ सिंबल्स हैं वो क्या है k। द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्शन रूल्स फॉर एनी इक्विवेलेंट ग्रामर इन CNF, तो CNF के लिए हमें बताना है कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्शन रूल्स हो सकते हैं। तो वो होते हैं हमारे k-1 इंटू पी प्लस टी। अब k क्या था यहाँ पे, राइट हैंड साइड में जितने भी सिंबल्स हैं, राइट हैंड साइड के सिंबल्स, और p क्या है, टोटल प्रोडक्शन रूल, p क्या है, टोटल प्रोडक्शन रूल, और t क्या है, टर्मिनल सिंबल, t क्या है, टर्मिनल सिंबल। तो जो CFG होगी हमारी, उसके इक्विवेलेंट कितने CNF प्रोडक्शन रूल्स होंगे, k-1 इंटू पी प्लस टी। ये कैसे आया इसको अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे, इसके लिए पूरा प्रोसेस, पूरा एग्जाम्पल लेके चलना पड़ेगा। उसको हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की जो क्लासेस वाली सीरीज़ जब हम कंप्लीट करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये याद रखना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, हाउ मैनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर देयर ऑन ए सेट विद 4 एलिमेंट। अगर हमारे सेट में है 4 एलिमेंट तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 2n² -n, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे 4, तो n की वैल्यू रख देंगे 4, 2⁴ -4, 2⁻16 -4, दैट मीन्स 2⁻12 डिफरेंट नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस पॉसिबल होंगे। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, कंसिडर इनपुट अल्फ़ाबेट इक्वल टू WX and T इक्वल टू XYZ। T मीन्स टर्मिनल सिंबल। डिफाइन होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म को डिफाइन किया हुआ है H ऑफ X। X अल्फ़ाबेट के लिए जो होमोमॉर्फिक इमेज गिवन है वो है XZY। W के लिए ZXYY। इफ़ L बी द रेगुलर लैंग्वेज डिनोटेड बाय R, हमें कोई एक रेगुलर लैंग्वेज L R गिवन है, वो लैंग्वेज क्या है, W + X स्टार WW स्टार, देन द रेगुलर लैंग्वेज H ऑफ L इज़ गिवन बाय। तो इस पर्टिकुलर रेगुलर लैंग्वेज के लिए इसकी होमोमॉर्फिक इमेज क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जिस भी टर्मिनल की जो भी होमोमॉर्फिक इमेज गिवन है जस्ट उसको पुट करना है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, तो वो जो होमोमॉर्फिक इमेज आएगी वो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए होमोमॉर्फिक इमेज होगी। अब यहाँ पे W के लिए क्या मेंशन है, W का होमोमॉर्फिक इमेज क्या है, ZXYY प्लस X की होमोमॉर्फिक X स्टार है तो X की होमोमॉर्फिक इमेज क्या है, XZY, और स्टार है तो स्टार ब्रैकेट, देन उसके बाद W की होमोमॉर्फिक इमेज ZXYY, अगेन W ZXYY, और बाहर स्टार है तो स्टार। तो ये जो है हमारी उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए होमोमॉर्फिक इमेज हो जाएगी। तो यहाँ से कौन सा आंसर मैच करता है, ZXYY प्लस XZY स्टार ZXYY स्टार। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग लैंग्वेज फैमिलीज़। हमें इन लैंग्वेज की फैमिलीज़ का पता होना चाहिए, कौन सी लैंग्वेज किस फैमिली में लाई करती है। तो L1 क्या है, L1 इज़ इक्विवेलेंट कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज मीन्स CFL। L2 इक्विवेलेंट कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज मीन्स CSL। L3 द रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज मीन्स रिकर्सिव इन्यूमरेबल।
L4 इक्विवेलेंट रिकर्सिव लैंग्वेज। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। अब कौन सी लैंग्वेज किस लैंग्वेज का सबसेट होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो सबसे पहली आती है हमारी रेगुलर लैंग्वेज। रेगुलर लैंग्वेज बाकी सभी लैंग्वेज का सबसेट होता है। रेगुलर लैंग्वेज सबसे अंदर की साइड आएगी। उसके बाद CFL, देन CSL, उसके बाद रिकर्सिव एंड लास्ट में रिकर्सिव इन्यूमरेबल। इस टाइप से जो हमारी हियरार्की है वो इस टाइप से होती है। तो इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ स्टडी करते हैं। अगर हमारी कोई लैंग्वेज लाई करती है यहाँ पे CFL के अंदर, दैट मीन्स वो लैंग्वेज हमारी CSL होगी, रिकर्सिव होगी, रिकर्सिव इन्यूमरेबल होगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो रेगुलर हो। जो हमारी हियरार्की होगी सबसेट की वो क्या होगी, रेगुलर लैंग्वेज इज़ अ सबसेट ऑफ CFL, इज़ अ सबसेट ऑफ CSL, इज़ अ सबसेट ऑफ रिकर्सिव लैंग्वेज, इज़ अ सबसेट ऑफ रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। अब यहाँ पे रेगुलर तो गिवन नहीं है, तो जो L1 है वो है हमारी CFL L1, CSL L2 और रिकर्सिव इन्यूमरेबल L4 और रिकर्सिव इन्यूमरेबल L3 और रिकर्सिव L4। तो L1 इज़ अ सबसेट ऑफ L2, इज़ अ सबसेट ऑफ L4, इज़ अ सबसेट ऑफ L3। तो यहाँ से हमारा कौन सा राइट आंसर है, L1, L2, L4, L3। सो ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो आज की क्लास में हम यही क्वेश्चन करते हैं। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं दिसंबर 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे पहले भी हम एक क्लास ले चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।